हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ में एक्नॉलेजमेंट यानी अभिस्वीकृति के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आज पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। केस लॉ भी देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मुस्लिम लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं जो हिंदी लैंग्वेज में है और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में मुस्लिम लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको चाहिए तो उसमें आपको मुस्लिम लॉ के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें एक्नॉलेजमेंट यानी कि अभिस्वीकृति की, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का तथ्य का होना या किसी चीज़ को स्वीकार करना। देखो, इस चीज़ के मीनिंग को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि मुस्लिम लॉ में अभिस्वीकृति या एक्नॉलेजमेंट का टॉपिक क्यों लिया जाता है। देखो, जब किसी बच्चे की पैटर्निटी, कोई बच्चा है उसकी पैटर्निटी उसकी माँ के वूम्ब में आने और जन्म के समय उसके मम्मी पापा, जो भी उसके फादर और मदर हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके बीच में विवाह का होना भी स्थापित करके प्रमाणित ना किया जा सके। मतलब आप किसी बच्चे के बारे में उसकी पैटर्निटी को, मतलब कि कोई व्यक्ति उसका पिता है या नहीं है, या कोई स्पेसिफिक पर्सन ही उसका पिता है या नहीं है, ये सब चीज़ें जब आपको साबित करनी होती हैं और दो बातों से भी वो चीज़ साबित नहीं हो पा रही है ना, दो बातों से, कि जब वो अपनी माँ के वूम्ब में था, माँ के गर्भ में था वो बच्चा, या उसके माता पिता की शादी हुई थी, इन दो बातों को भी साबित करके आप उस बच्चे की पैटर्निटी साबित नहीं कर पा रहे हो, तो फिर यहाँ पर सहारा लिया जाता है अभिस्वीकृति का यानी कि एक्नॉलेजमेंट का। और मुस्लिम लॉ में एक्नॉलेजमेंट के कॉन्सेप्ट को ही मान्यता दी गई है, जिससे क्या होता है कि सक्सेशन के लिए ऐसी मैरिज को, जो उसके मम्मी पापा के बीच में मैरिज हुई थी, और उस बच्चे की लेगिटिमेसी को स्थापित कर सके कि हाँ, वो बच्चा किसी पुरुष की धर्मज संतान है या उसका लेगिटिमेट बच्चा है, वो उसकी धर्मज, उसका पुत्र या पुत्री है। तो अभिस्वीकृति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अभिस्वीकृति के मीनिंग की। देखो, सिंपली अभिस्वीकृति का मतलब होता क्या है? तो सिंपली इसका मतलब होता है किसी चीज़ या तथ्य का होना, किसी फैक्ट का होना, या उसको जब आप किसी चीज़ को स्वीकार करते हो तो हम बोलते हैं कि मैंने इस चीज़ को अभिस्वीकार किया है या अभिस्वीकृति उस चीज़ को दी है। तो किसी फैक्ट को मानना, किसी चीज़ को स्वीकार करना ही अभिस्वीकृति है, सिंपली अगर हम इसके वर्डली मीनिंग के हिसाब से देखें। और पैटर्निटी क्या होती है? पैटर्निटी का मतलब होता है किसी बच्चे का पिता कहलवाना या किसी बच्चे का पिता होना। तो अगर हम अभिस्वीकृति के पूरे मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जब किसी बच्चे की पैटर्निटी को आप साबित करना चाह रहे हो और उस बच्चे की पैटर्निटी इन दो चीज़ों से साबित ही नहीं हो पा रही है, कि जब वो अपनी माँ के वूम्ब में आया और उसके जन्म के समय उसके मम्मी पापा, उसके फादर मदर के बीच में विवाह भी था, मतलब उनके बीच में लीगल मैरिज थी, तो इस बात से भी अगर उस बच्चे की जो लेगिटिमेसी है वो साबित नहीं हो पा रही है, तो फिर पैटर्निटी को साबित करने के लिए एक्नॉलेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया जाता है, ताकि उस बच्चे की लेगिटिमेसी को प्रूव किया जा सके। अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ में। एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसी बच्चे की लेगिटिमेसी से डील करता है ये। एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत तभी पड़ती है जब इस बात को प्रूव करना पड़े। ये एक तरीके का डिक्लेरेशन होता है जो पिता के द्वारा किया जाता है कि हाँ, वो ये जो बच्चा पैदा हुआ है, जिस बच्चे ने जन्म लिया है, ये उसी की संतान है, ये उसी का बच्चा है। ठीक, अब अगर हम ध्यान से पढ़ें या मुस्लिम लॉ के हिसाब से पढ़ें तो बच्चे की लेगिटिमेसी दो तरीके से प्रूव होती है। पहला, शादी के दौरान पैदा हुआ हो अगर कोई बच्चा, तो वो तो जाहिर सी बात है कि लेगिटिमेट ही होगा। और दूसरा, शादी की समाप्ति के बाद, मतलब अगर कोई बच्चा शादी ख़त्म होने के बाद, शादी की समाप्ति हो गई, शादी का बंधन टूट गया, चाहे वो तलाक से टूटा हो या किसी और तरीके से, तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो यहाँ पर होगा क्या, या मान लीजिए उसके फादर की डेथ हो गई हो, तो जिसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया गया है मुस्लिम लॉ में, जिसमें अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है शादी के टूटने के बाद भी, तो उस टाइम पीरियड में उसका
लॉफुल माना जाएगा। तो अगर शादी के दौरान पैदा हुआ तो वो तो जाहिर सी बात है लेगिटिमेट होगा, बट अगर शादी की समाप्ति के बाद भी कोई बच्चा पैदा होता है तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अगर वो पैदा होता है तब भी उसको लेगिटिमेट ही माना जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है एक केस लॉ आएगा। पहले केस लॉ डिस्कस करेंगे, फिर कुछ और देखेंगे आगे का पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो केस जो लॉ है वो है मोहम्मद अल्लादाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल। 1880 का केस है, वैसे तो बहुत पुराना केस है। इस केस में जस्टिस महमूद ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था एक्नॉलेजमेंट के बारे में कि रक्त संबंध यानी कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं और जो लीगल हेरिडिटी होती है, मतलब जैसे वंशक्रम चलता आता है, पहले पिता फिर दादा फिर परदादा, तो इस तरीके का जो वंशक्रम होता है ये उत्तराधिकार की सबसे पहली शर्त होती है। मतलब किसी भी सक्सेशन की सबसे पहली शर्त होती है। मतलब अगर कोई बच्चा सक्सेशन में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो वो अपने फादर से लेगा, उसके फादर अपने फादर से लेंगे और उसके जो ग्रैंडफादर होंगे वो अपने फादर से लेंगे। तो इस तरीके से अगर ये सबसे पहली शर्त होती है सक्सेशन की, जो माता पिता के मान्य विवाह पर निर्भर करता है। मतलब उनके जो माता पिता होंगे उनके बीच में जो भी शादी हुई है, जो भी मैरिज हुई है वो लीगल थी, बिल्कुल मान्य विवाह था। इस बात पे बेस होता है, इस बात पे निर्भर करता है। और जब प्रत्यक्ष साक्ष्य से ही विवाह को साबित करके उस बच्चे की लेगिटिमेसी प्रूव नहीं हो पा रही है तो फिर एक्नॉलेज नहीं उसको साबित करना पड़ता है। मतलब आपके पास मान्य विवाह अपने फादर और मदर का आपके पास साबित करने का कोई प्रूफ ही नहीं है, या आपके पास प्रूफ है उससे भी वो बात साबित नहीं हो पा रही है, तो तब एक्नॉलेजमेंट को अपनाया जाता है, एक्नॉलेजमेंट का सहारा लिया जाता है। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट किया जाता है ये स्पष्ट शब्दों में भी किया जा सकता है और आपके कंडक्ट से भी शो हो जाता है। मतलब या तो आप इस बिल्कुल सिंपली वर्ड्स में आप कह दो, कोई पुरुष अगर ये कह देता है कि ये मेरा लेगिटिमेट बच्चा है तब भी ये एक्नॉलेजमेंट मान लिया जाएगा, या फिर कोई पर्सन है वो अपने कंडक्ट से ऐसा दिखाता है दूसरों को कि वो इस बच्चे का पिता है तब भी उसको एक्नॉलेजमेंट मान लिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए एक पुरुष है, मान लीजिए ए नाम का पुरुष है और उसका बी नाम का कोई बच्चा है, वो इस बच्चे के साथ ऐसे व्यवहार करता है, ऐसे उसके साथ मतलब व्यवहार करता है जैसे कि वो उसका ही लेगिटिमेट पुत्र हो, तो यहाँ पर उसके कंडक्ट से सब कुछ शो हो रहा है, भले ही उसने स्पष्ट शब्दों में बिल्कुल क्लियरली ना कहा हो तो भी वो उसी का बच्चा माना जाएगा। ठीक। और यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि मान लीजिए ए और बी पति पत्नी के रूप में साथ में रहते हैं, उनके यहाँ पर एक बेटे का जन्म होता है। तो शादी का तो वैसे कोई अगर मान लीजिए प्रूफ नहीं भी है और ना ही कोई एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन वो अपने बेटे के साथ कैसे व्यवहार करता है जैसे एक लेगिटिमेट बेटे के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर यही माना जाएगा कि वो जो लड़का है वो उसका लेगिटिमेट सन है, क्योंकि उसके कंडक्ट से ये चीज़ शो हो रही है। तो एक्नॉलेजमेंट के मामले में इसको क्लियर वर्ड से भी किया जा सकता है एक्नॉलेजमेंट, और आपके कंडक्ट से भी ये चीज़ शो हो सकती है। अब मुस्लिम लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्नॉलेजमेंट की कुछ शर्तें दी गई हैं। क्या क्या शर्तें हैं एक्नॉलेजमेंट के लिए? तो सबसे पहले ये जो एक्नॉलेजमेंट होता है ये ना केवल संतान होने का बल्कि धर्मज संतान होना भी इसके लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर आप किसी बच्चे का वो करते हो एक्नॉलेजमेंट तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये एक्नॉलेजमेंट करो कि ये बच्चा है, लेकिन बच्चा होने का ही नहीं बल्कि वो जो बच्चा है वो आपकी लेगिटिमेट संतान है। लेगिटिमेसी पर इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो धर्मज संतान होने की ही आपको घोषणा या डिक्लेरेशन करना है। दूसरा है एज का गैप। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्नॉलेजमेंट के लिए जो बीच में जो एज डिफरेंस होता है वो कितना होता है। यानी कि जो पर्सन एक्नॉलेजमेंट कर रहा है जिस बच्चे का, उस बच्चे और उस पुरुष के बीच में एज गैप कितना होना चाहिए। तो 12.5 साल का अंतर दोनों के बीच में होना चाहिए एज के गैप का। इसके अलावा माता पिता का विधि पूर्वक विवाहित होना भी ज़रूरी है। यानी कि जो पुरुष किसी बच्चे को ये कह रहा है कि ये मेरी लेगिटिमेट चाइल्ड है ये मेरा, तो उसकी मदर के साथ उसकी जो शादी है वो बिल्कुल मान्य पूर्वक होनी चाहिए, बिल्कुल लीगल मैरिज होनी चाहिए। वरना इसमें क्योंकि हम लेगिटिमेसी ही तो प्रूफ करते हैं इससे संतान की, तो इसलिए तो दोनों के बीच में जो मैरिज है वो लीगल मैरिज होनी चाहिए, वर्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है संविदा करने के लिए सक्षम। अब जो पर्सन एक्नॉलेजमेंट कर रहा है, क्योंकि एक तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता है अभिस्वीकृति, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसमें वो सारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक पर्सन में होती है।
जैसे कि वो वयस्क हो, मतलब कि वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और स्वस्थ चित्त भी होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें भी इसमें ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट आता है स्पष्ट आशय से अभिस्वीकृति, मतलब आपको क्लियरली कहना है। क्लियरली अगर आप बच्चे का एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो तो आपको क्लियर, इस बिल्कुल स्पेसिफिक और एकदम क्लियर वर्ड्स में कहना है कि मैं इसकी एक्नॉलेजमेंट दे रहा हूँ। नेक्स्ट है संतान जो है वो एडल्ट्री की संतान नहीं होनी चाहिए। अभी हमने कहा कि मम्मी पापा के बीच में उसके जो माता पिता हैं उनके बीच में लीगल मैरिज होनी ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है, जब लीगल मैरिज यहाँ पे ज़रूरी कर दी गई है, मैंडेटरी कर दी गई है, तो फिर वो बच्चा जो है एडल्ट्री की संतान नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो एडल्ट्री से उत्पन्न हुआ हो, बच्चा जो है वो लीगल मैरिज का ही रिजल्ट होना चाहिए। अच्छा, निश्चित होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो अभिस्वीकृति है, जो एक्नॉलेजमेंट है, उसका निश्चित होना ज़रूरी है। और जो बच्चा जो भी जन्म लेता है वो माँ के ही शरीर से जन्म ले और किसी अन्य स्त्री की संतान ना हो वो, मतलब जिससे उस पुरुष ने जिसने उससे शादी की है, उन दोनों की ही शादी के बाद वो बच्चा जन्म ले। केवल अगर आपने किसी बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है तो उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। सिंपल यहाँ पे निश्चित का मतलब ये है कि लालन पालन करने से कोई उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं कर लेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए वो बच्चा वयस्क हो, मतलब जिसके आप एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं वो खुद ही मेजर हो, वो माइनर ना रहा हो, तो फिर आप उससे भी अभिस्वीकृति की, उससे भी आप उसकी एक्नॉलेजमेंट की पुष्टि करा सकते हो। मतलब वो भी इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर सकता है एक्नॉलेजमेंट को। अब सामने हमारे क्वेश्चन ये आता है कि एडॉप्शन भी तो होता है हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में अभिस्वीकृति है, एक्नॉलेजमेंट है, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली अपने आंसर को फ्रेम कर सको। तो सबसे पहले है दूसरे की संतान। सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है एडॉप्शन और एक्नॉलेजमेंट में वो यही होता है। एडॉप्शन तो आप किसी दूसरे की संतान का भी कर सकते हो, किसी दूसरे के बच्चे को भी गोद ले सकते हो, बट एक्नॉलेजमेंट में ऐसा नहीं है। एक्नॉलेजमेंट में आप अपने ही बच्चे का एक्नॉलेजमेंट करते हो, उसी को एक्नॉलेज करते हो कि ये मेरी ही संतान है, मेरा ही लेजिटिमेट जो है वो बच्चा है। नेक्स्ट है पितृत्व, पैटर्निटी। अब यहाँ पर पैटर्निटी के बेस पर देखें तो पैटर्निटी के आधार पर भी दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। इस आधार पर सबसे बड़ा अंतर ये है कि एडॉप्शन में बच्चे का पिता पता होता है कि वो किसकी संतान है, और दत्तक लेने वाले जो माता पिता होते हैं वो बच्चे को दान में ले लेते हैं एक तरीके से। मतलब जिस बच्चे को आप दान में ले रहे हो वो किसी दूसरे की ही तो संतान होता है, जिस बच्चे को आप अडॉप्ट करते हो। बट एक्नॉलेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। एक्नॉलेजमेंट में जो बच्चे का पिता होता है, जो उसके बच्चे की पैटर्निटी होती है, उसका आपको पता नहीं होता, और उसका जो पैटर्निटी होती है वो किसी दूसरे में निहित नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो बच्चा आपका ही होना चाहिए। अगर कोई पुरुष किसी बच्चे का एक्नॉलेजमेंट कर रहा है तो वो उसी की संतान हो। नेक्स्ट आता है आयु का अंतर। अभी हमने पढ़ा एज गैप में कि एक्नॉलेजमेंट करने वाला और उस बच्चे के बीच में 12.5 साल का अंतर होना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें दत्तक ग्रहण की तो इसमें जो एज गैप का अंतर दिया गया है वो दिया गया है 21 वर्ष का। मतलब बीच में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। जो व्यक्ति बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है और जिस बच्चे को वो अडॉप्ट कर रहा है, उन बच्चे और अडॉप्ट करने वाले व्यक्ति के बीच में 21 साल का अंतर होना चाहिए। बट अभी स्वीकृति में यही अंतर दिया गया है 12.5 साल का। एज गैप भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो अगर हम पुराने हिंदू लॉ के हिसाब से देखें, जो हमारा ओल्ड हिंदू लॉ है, तो उसमें अडॉप्शन क्यों किया जाता था बच्चे का? इसलिए किया जाता था क्योंकि धार्मिक माना जाता था, रिलीजियस उद्देश्य माना जाता था। पहले ये माना जाता था कि अगर कोई बच्चे को गोद लेगा तो ये एक तरीके से हमारा रिलीजियस पर्पस होगा। लेकिन अगर हम आज के मॉडर्न हिंदू लॉ की बात करें तो आज के टाइम पे अडॉप्शन का जो उद्देश्य है, इसका जो पर्पस है, वो अब रिलीजियस नहीं रह गया है। जबकि अगर हम बात करें एक्नॉलेजमेंट की तो इसमें इस तरीके का कोई उद्देश्य नहीं होता, ना तो इसमें कोई धार्मिक उद्देश्य होता है और ना ही कोई आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आता है स्त्री को अधिकार। अच्छा, अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि एडॉप्शन का जो राइट है वो मैरिड और अनमैरिड या विधवा सभी तरह की स्त्रियों को दिया गया है। मतलब एडॉप्शन तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री मैरिड हो, अनमैरिड हो या विधवा हो। बट अगर अभिस्वीकृति की बात करें तो ये जो राइट है ये महिला को नहीं दिया गया है। सिर्फ एक पुरुष ही एक्नॉलेजमेंट कर सकता है अपने बच्चे का, और वो पुरुष चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो या विधुर हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो महिला को कोई राइट नहीं है एक्नॉलेजमेंट का। यहाँ पे मैरिड, अनमैरिड या विधवा होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन अडॉप्शन के मामले में चाहे महिला विवाहित हो, अविवाहित हो, चाहे विधवा हो, वो अडॉप्शन कर सकती है। नेक्स्ट आता है अविवाहित पुरुष। अब देखो अविवाहित पुरुष के बारे में क्या है।
एडॉप्शन जो है वो एक अविवाहित पुरुष भी कर सकता है, मतलब अगर कोई पुरुष शादीशुदा नहीं है, कोई भी मेल, तो भी वो एडॉप्शन बच्चे का कर सकता है। लेकिन एक्नॉलेजमेंट में ऐसा नहीं है। इसमें एक मैरिड पुरुष ही, जो शादीशुदा है, जिसकी शादी हो चुकी है, वही बच्चे का एक्नॉलेजमेंट कर सकता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस हमने पढ़ा और इतने सारे अंतर जो है वो हमने आज की वीडियो में एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। तो पूरे अगर वीडियो का हम निचोड़ देखें तो वो यही है कि किसी भी बच्चे की लेजिटिमेसी को प्रूव करने के लिए ही कि वो किसी पुरुष की धर्मज संतान है, ताकि उसकी पैटर्निटी को स्थापित किया जा सके, इसीलिए हम एक्नॉलेजमेंट के टॉपिक को मुस्लिम लॉ में पढ़ते हैं। तो मुस्लिम लॉ में एक्नॉलेजमेंट का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केस लॉ भी हमें लिखने होते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको एडॉप्शन और एक्नॉलेजमेंट के बीच में डिफरेंस इसलिए बताया है ताकि आपके बीच में जो भी आप मतलब पढ़ते हैं उसके में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अडॉप्शन क्या होता है, बच्चे को गोद लेना, और एक्नॉलेजमेंट हम आज की वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको मुस्लिम लॉ के और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर आप मुस्लिम लॉ की प्लेलिस्ट में जो दूसरे अदर टॉपिक्स हैं मुस्लिम लॉ के वो पढ़ सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो डिस्कस करेंगे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चाहें तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे।